जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा के साक्षात्कार के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे चर्चा की और आज के वीडियो में भी हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका तरीका क्या होता है और उसके हिसाब से हमें तैयारी क्या करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करें जो लगभग हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो बायोडेटा। क्योंकि बायोडेटा हर व्यक्ति का अपना अलग अलग होता है और उससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। यह निश्चित है कि बायोडेटा से प्रश्न आते हैं और बायोडेटा के प्रश्नों पर हम जो है सॉरी नहीं कह सकते हैं, उनके जवाब हमें देना ही होता है। चूँकि प्रश्नों की बात करें तो सामान्यतः किसी भी साक्षात्कार में 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं: फैक्चुअल, कंसेप्चुअल एंड पर्सनल। यानी तथ्यात्मक प्रश्न जिनमें फैक्ट या तथ्य पूछे जाते हैं, जैसे हम प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के समय तथ्यों की तैयारी करते हैं, उस तरह के प्रश्न। तो तथ्यात्मक प्रश्नों पर हम सॉरी बोल सकते हैं कि क्योंकि हर व्यक्ति की एक क्षमता होती है और हर व्यक्ति सब कुछ याद नहीं रख सकता है। और अगर देखा जाए तो इंटरव्यू की तैयारी कभी भी पूरी नहीं होती, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा की तरह इसका कोई सिलेबस नहीं होता। इसके हमें ओल्ड पेपर्स नहीं मिलते, तो सिलेबस ना होने के कारण तैयारी हम पूरी तरह कभी नहीं कर सकते। तो फैक्चुअल प्रश्नों पर हम सॉरी बोल सकते हैं। फिर दूसरे प्रकार के प्रश्न होते हैं कॉन्सेप्चुअल या अवधारणात्मक। ठीक है, कई कॉन्सेप्ट 2 तरह के हो सकते हैं। या तो हमारे विषयों से संबंधित अवधारणाएं पूछी जा सकती हैं, सामान्य अध्ययन से संबंधित अवधारणाएं पूछी जा सकती हैं, या फिर प्रशासनिक अवधारणाएं भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है बहुत से प्रश्न जो है कंडीशन बेस्ड भी हो सकते हैं। जैसे कि यदि आप किसी ब्लॉक में एसडीएम हैं या डीएसपी हैं और अचानक दंगा भड़क जाता है, तब आप क्या करेंगे? तो ये कंडीशनल या परिस्थिति जन्य प्रश्न होते हैं। इस तरह के प्रश्नों में भी हम सॉरी या क्षमा नहीं मांग सकते, क्योंकि ये हमारी निर्णय क्षमता और व्यक्तित्व से जुड़े प्रश्न होते हैं। इनके जवाब हमें देने ही होते हैं। हमारी परिपक्वता के बारे में जानकारी होती है, हमारे तुरंत निर्णय की क्षमता की जानकारी होती है ना। तो यहाँ इनके प्रश्नों के उत्तर हमें देने ही होंगे। और तीसरे तरह के प्रश्न होते हैं पर्सनल या व्यक्तिगत, जो हमारे बायोडेटा पर आधारित होते हैं। ठीक है, और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, क्योंकि ये हमसे जुड़े हैं और हमसे उम्मीद की जाती है कि हम अपने बायोडेटा से जुड़े प्रश्नों का सही जवाब दें। दूसरी चीज़, आज के वीडियो में हम इसी बात पर फोकस करेंगे कि व्यक्तिगत प्रश्न जो पूछे जाते हैं, बाकी के अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो व्यक्तिगत प्रश्नों के जवाब से उम्मीद हमारी उनकी साक्षात्कारकर्ताओं की होती है कि आप बड़े अच्छे से और सही जवाब दें। हालांकि व्यक्तिगत प्रश्नों में हमारे पास एक प्लस पॉइंट होती है कि हम जो जवाब देंगे वो उन्हें सही मानना होगा, क्योंकि ये हमारे व्यक्तित्व से जुड़े हैं, हमारी निजी जानकारियां हैं, तो इनके बारे में उन्हें उतनी जानकारी नहीं होती जितनी कि हमें होती है। तो अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई हम इसके प्रश्न के जवाब जो है कुछ आदर्श जवाब बना सकते हैं, या फिर कुछ आदर्श बातों को समावेश करके जो है उन्हें जोड़ा जा सकता है।
तो मैं सलाह देना चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ें ना करने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं न कहीं जब आप कोई अतिरिक्त चीज़ जोड़ते हैं जो वास्तविकता से दूर है या आपके व्यक्तित्व से जुड़ी नहीं है, तो कहीं न कहीं आपका आत्मविश्वास कमज़ोर होता है। और आत्मविश्वास आपका जहाँ कमज़ोर हुआ, वो आपकी पोल खोल देगा। तो नंबर बढ़ने की जगह कम भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो है, जो तथ्य सही हैं, जानकारियाँ सही हैं, उन्हें ही हम बेहतर तरीके से प्रस्तुत करें। अब आइए हम देखते हैं कि व्यक्तिगत प्रश्नों में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सामान्यतः या कहें कि अधिकांशतः साक्षात्कार में शुरुआत जो है नाम से ही होती है। अब जैसे आपका नाम क्या है? पहला प्रश्न, आपके नाम का अर्थ क्या है? या फिर उस अर्थ का महत्व क्या है? यह नाम यदि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से जुड़ा है, तो हमें उन प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम भी पता होना चाहिए और उनका जीवन परिचय भी पता होना चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन में क्या विशेष उपलब्धि हासिल की या किस क्षेत्र में उनका विशेष योगदान रहा, उनके जीवन से जुड़ी प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी रहीं। ठीक है, हमारे नाम के पर्यायवाची भी हमें पता होना चाहिए, अगर अगर पर्यायवाची हैं तो। और हमें उनके बारे में थोड़ी सी बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए कि यदि हो सकता है कि वो पर्यायवाची शब्द में संस्कृतनिष्ठ हैं, अगर उसमें समासों का प्रयोग है तो कौन सा समास है और उसका प्रयोग कहाँ हुआ है, या उनके विभिन्न प्रयोगों के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम राम है, तो वर्तमान में राम बहुत ही चर्चित मुद्दा है और राम मंदिर के निर्माण के कारण यह समसामयिक घटना भी है। तो राम से जुड़े तथ्य पूछे जा सकते हैं। अभी हाल में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राम वन पथगमन पर एक कार्य योजना बनाई जा रही है, तो उससे जुड़े तथ्य पूछे जा सकते हैं कि भाई यह मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से गुजरेगी या कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान हैं, है ना। तो इस तरह के प्रश्न नाम से जुड़े, तो इस बात की हम विशेष तैयारी करें, क्योंकि हमारा नाम बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी पहचान है। यदि आपका नाम सामान्य है या जिसका कोई अर्थ नहीं है, तो हो सकता है नाम से प्रश्न ना भी पूछे जाए। लेकिन यदि आपके नाम का अर्थ है, उसकी पर्यायवाची है या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से वो जुड़ा है, तो उसके बारे में ज़रूर हम बढ़िया तैयारी करके जाएं। अब नाम के बाद दूसरी चीज़ आती है जन्म तिथि। जन्म तिथि में भी हम देखें कि हमारी जन्म तिथि अगर उस दिन किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो हमें उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि उस तिथि पर कोई विशेष घटना हुई है, तो हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। यदि उस तिथि के दिन कोई दिवस मनाया जाता है, तो हमें उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मेरा जन्मदिन जो है 2 अक्टूबर को पड़ता है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 अक्टूबर भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख जी का भी जन्मदिन पड़ता है। और 2007 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया गया है। ठीक है, तो मैंने जब तैयारी की थी तो मैंने महात्मा गांधी पर भी काफ़ी तैयारी की, लाल बहादुर शास्त्री पर भी की, यहाँ तक कि आशा पारेख पर भी की। हालांकि यह तथ्य कम लोगों को पता है कि 2 अक्टूबर को आशा पारेख का भी जन्मदिन होता है, लेकिन तैयारी हमारी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि साक्षात्कारता में से किसी को पता हो और उस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है ना। इसके बाद आते हैं कि हमारे जन्म के सन या वर्ष
के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि उस वर्ष कोई अगर बड़ी घटना हुई है, चाहे वैश्विक संदर्भ में या देश के संदर्भ में या राज्य के संदर्भ में, उस घटना के बारे में, जैसे किसी का जन्म अगर 1992 में हुआ है तो उसे बाबरी मस्जिद के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 1984 में पैदा होने वाले लोग जो है भोपाल गैस त्रासदी और इंदिरा गांधी की हत्या के बारे में तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमें जन्म वर्ष भी महत्वपूर्ण है और उसके बारे में हम जानकारी रखेंगे। इसके बाद आती है माता पिता का नाम। तो जिस तरह से हमारा नाम महत्वपूर्ण है, उसी तरह से माता पिता का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हमारे माता पिता के नाम का कोई अर्थ है, उनसे जुड़े कोई व्यक्तित्व है या उनका नाम के पर्यायवाची हैं या समसामयिक घटनाओं से भी जुड़ा अगर कोई नाम है, तो उसके बारे में हम पूरी तरह से तैयारी करके हम जाएं, है ना। अब इसके बाद आता है स्थान। तो स्थान जो है खासतौर से हमारा जन्म स्थान, अगर हम बहुत छोटे गांव से नहीं हैं, किसी शहर या कस्बे से है और वह शहर किस लिए प्रसिद्ध है, इतिहास में अगर उसका कोई योगदान रहा तो उसके बारे में, तो वहाँ के ऐतिहासिक व्यक्तित्व या वर्तमान में चर्चित व्यक्तित्वों की जानकारी होनी चाहिए। वहाँ कौन कौन से प्रमुख स्थान दर्शनीय हैं पर्यटन के हिसाब से भी, और वहाँ पर अगर कोई संस्थान प्रसिद्ध है तो उनके बारे में जानकारी, रेलवे जंक्शन है तो उसके बारे में जानकारी, कहाँ कहाँ से ट्रेनें आती हैं, किस तरफ किस दिशा में ट्रेनें जाती हैं, या इस तरह के और भी चीज़ों के बारे में हम अब पूरी तरह से तैयारी कर सकें। उद्योग धंधे भी, अगर कोई प्रसिद्ध उद्योग है उसके बारे में, कोई समस्या अगर है वहाँ की, जैसे जनजातीय क्षेत्र है तो जनजातीय समस्या, नक्सलवाद की समस्या, पलायन की समस्या, पर्यावरण की दृष्टि से हाल फिलहाल में अगर कोई घटना हुई हो, रेत माफिया और खनन इत्यादि ये जैसी समस्याएं हों, विकास ना होने की समस्या हो, गरीबी की समस्या हो, या हाल फिलहाल में कोई महामारी या फिर किसी विशेष घटना की वजह से वह चर्चित रहा हो, तो ये सारी चीज़ें हमें जो है तैयार करके जाना चाहिए। जन्मतिथि के बाद हम आते हैं हम अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित। तो सामान्यतः अधिकांश परीक्षार्थी जो है स्नातक उत्तीर्ण किए होते हैं, कुछ स्नातकोत्तर भी होते हैं। तो हमारे विद्यालय, चूँकि ये हम अपने बायोडाटा में पहले दे चुके होते हैं तो ये हमारे साक्षात्कारताओं को पता होता है। तो विद्यालय की जानकारी, विद्यालय जिस जगह पर रहा है या फिर कोई विशेष विद्यालय है, जैसे जवाहरलाल नेहरू नवोदय विद्यालय है, इसके बाद जो है केंद्रीय विद्यालय है या कोई विशेष प्राइवेट विद्यालय है, तो उसके बारे में जानकारी, अगर कोई उसका नाम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर है, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी या अन्य किसी के बारे में, तो हमें उनकी भी जानकारी होनी चाहिए। और महाविद्यालय के बारे में भी इसी तरह की जानकारी हो, विश्वविद्यालय के बारे में भी इसी तरह की जानकारियाँ होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है अगर हम बात करें कि विश्वविद्यालय से अगर आप पढ़े हैं, बहुत से लोग जो है महाविद्यालय से पढ़े होते हैं जो किसी न किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध होते हैं, तो विश्वविद्यालय की भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से पढ़ा हूं। तो मैंने अपनी तैयारी के समय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध छात्रों पर भी तैयारी की थी। जैसे सागर विश्वविद्यालय से प्रसिद्ध छात्रों में रजनीश ओशो प्रसिद्ध गुरु रहे हैं, चिंतक रहे हैं, विचारक रहे हैं, सागर विश्वविद्यालय से थे। इसके अलावा डॉक्टर अशोक वाजपेयी, आशुतोष राणा, मुकेश तिवारी, गोविंद नामदेव जैसे कई प्रसिद्ध व्यक्तियों की चर्चाएं हुई हैं, ठीक है, उपलब्धियों के बारे में कि भारत मध्य प्रदेश का
सबसे पहला और बड़ा विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई, संस्थापक कौन हुए? संस्थापक के बारे में, चूँकि मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय रहा है तो उसके संस्थापक डॉक्टर हरि सिंह गौर बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और ये इनका व्यक्तित्व भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। संविधान सभा के सदस्य रहे। इसके अलावा नागपुर विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के जो है वाइस चांसलर रहे और इनके नाम पर जो इन्होंने कई कानूनों में सुधार के लिए भी कार्य किया और खुद के कमाए पैसों को दान करके इन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना की। जैसे महत्वपूर्ण तथ्य जो है, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में भी अगर आपके शहर या महाविद्यालय और विश्वविद्यालय का योगदान रहा है तो उसके बारे में भी आप जानकारी तैयार करके जाएं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं आपके जीवन में कोई विशेष उपलब्धि हो, जैसे एनसीसी में रहे हों आप। जैसे मेरा एनसीसी सी सर्टिफिकेट रहा है तो मैंने जो है एनसीसी की तैयारी फिर से की कि एनसीसी की स्थापना कब कब हुई, एनसीसी के कितने कोर हैं। और जैसे मैं सिग्नल कोर्स से था तो सिग्नल की भी तैयारी मैंने की कि सिग्नल किस तरह के होते हैं आर्मी में, उनका क्या उपयोग होता है। राइफ़ल्स की जानकारी एनसीसी वालों से अक्सर पूछा जाता है कि आपने कौन कौन सी राइफ़ल्स चलाई हैं, तो उन राइफ़ल्स की हमें पता होनी चाहिए कि उनकी क्षमता क्या है, उनमें कितने कारतूस आते हैं, उसमें फिर जो है मारक क्षमता कितनी दूरी है, कितनी रेंज होती है, वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है, ये उपयोग की जा रही हैं। खासतौर से एसएलआर के बारे में, इंसॉस के बारे में इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम तैयार, एनएसएस में रहे हैं तो हम उससे जुड़ी चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम खेल क्षेत्र में रहे हैं तो हमारे द्वारा जो उपलब्धियां हासिल की, चाहे राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, विश्वविद्यालय स्तर पे, किसी भी स्तर पे सर्टिफिकेट्स और मेडल्स पाए गए हैं, तो हम निश्चित तौर से उस खेल के बारे में विशेष तैयारी करके जाएं, क्योंकि उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर इसके अलावा अगर हम कला से जुड़े हैं, कला की किसी भी विधा से, नृत्य, संगीत, वादन, गायन, कविता इत्यादि, और उस पर हमारी कोई उपलब्धि है तो हम उसकी तैयारी करके जाएं, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अच्छा, इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है अभिरुचि या हॉबी। यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से लोग जो उनकी वास्तविक हॉबी है वो बड़े आसानी से डाल लेते हैं। जैसे किसी का गाने सुनना है, किसी का क्रिकेट खेलना है ना, तो या बहुत से लोग जो है जिनकी कोई हॉबी नहीं होती है वो ये सामान्य हॉबियां डाल लेते हैं। तो मेरा इस विषय पे कहना है कि हॉबी बहुत सोच समझ कर भरें, क्योंकि हम अपनी अभिरुचि या योग्यता वहाँ प्रदर्शित करने नहीं जा रहे हैं। हम एक परीक्षा देने जा रहे हैं और जिसमें हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करना। तो कोशिश करें कि हम अपनी अभिरुचि के तौर पर ऐसी अभिरुचि डालें जिसकी हम तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकें, या जिससे जो प्रश्न पूछे जाए उनके जवाब हम दे सकें, है ना। तो इस तरह की संगीत, फिल्म, क्रिकेट, ये एक ऐसी सामान्य अभिरुचियां हैं कि जिनमें कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे यह हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं और अंततः हमें क्षमा मांगनी पड़ सकती है। हालांकि हम अपनी हॉबी वाले प्रश्नों में क्षमा मांगें, यह थोड़ा सा हमारे लिए नकारात्मक हो सकता है, इसलिए यह बहुत सोच समझकर हॉबी का चयन करें, है ना, क्योंकि इस पे अगर हम सॉरी बोलते हैं तो ये हमारे साक्षात्कार के अंकों को कम ही करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि साक्षात्कार में विषय पहले परीक्षाओं में विषय का चयन करना पड़ता था, अब तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ही प्रश्न पत्र होते हैं। लेकिन हमारे स्नातक, स्नातकोत्तर और हायर सेकेंडरी के जो विषय होते हैं उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि
आपने अगर बहुत से लोग इंजीनियरिंग करके और लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के साक्षात्कार देते हैं, तो उनसे सामान्य प्रश्न होता है कि भाई आपने इंजीनियरिंग क्यों की? अगर आपको इंजीनियर ही बनना था तो फिर आप जो है सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं या प्रशासनिक सेवाओं में क्यों आना चाहते हैं? आपकी इस इंजीनियरिंग का प्रशासनिक सेवाओं में क्या लाभ मिलेगा? आपने शासन की एक सीट बर्बाद की। यदि आप इंजीनियरिंग नहीं करते तो आपकी जगह किसी दूसरे को मौका मिलता, है ना? तो हम अपने विषयों का वही ध्यान रखें। और दूसरी चीज़, अगर हम विषयों के उत्तर हम जब देते हैं तो उन उत्तरों को हम समसामयिक घटनाओं से जोड़कर और प्रशासनिक क्षमताओं से जोड़कर भी बता सकते हैं कि मेरे यह विषय का जो है प्रशासन में ये उपयोग हो सकता है, या वर्तमान में घटनाएं, है ना? जैसे अभी कुछ दिन पहले मुझे एक परीक्षार्थी से चर्चा हुई, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी हॉबी ध्यान लिखा है, ध्यान करना। अब जैसे ध्यान पर अगर प्रश्न होता है कि ध्यान का प्रशासन में क्या महत्व है, तो यहाँ आप बता सकते हैं कि ध्यान का प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय, भारतीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्व हुआ है। इसलिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अध्यात्म विभाग और आनंद विभाग जैसे विभागों की स्थापना की, जिनका कार्य भी जो है ध्यान को प्रोत्साहित करना है। और ध्यान के माध्यम से जो है व्यक्ति अपने विचारों को संतुलित रख सकता है, विषय की गंभीरता को समझ सकता है, जो प्रशासन के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, आज तनाव भरी जिंदगी है। प्रशासनिक अधिकारियों के जीवन में भी कई तरह के तनाव और दबाव होते हैं, और उन सब से निकलने के लिए या उन सब का सही तरीके से कंट्रोल करने के लिए ध्यान बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है अपनी अभिरुचि को जो है प्रशासनिक क्षमताओं से और समसामयिक विषयों से जोड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम साक्षात्कार पर ही और विस्तार से चर्चा करेंगे। और यदि आपके भी इस विषय से जुड़े कोई प्रश्न हैं, कोई समस्या है, तो आप कमेंट में उनको लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनका जवाब अगले वीडियो में दिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।